नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के अंतर्गत कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में। यह हमारे कई वीडियोस इस टॉपिक पर अपलोड किए जाएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर जो गवर्नर जनरल रहे हैं स्पेशली बंगाल के उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। और हम जानते हैं ये वाला जो टॉपिक है वो आधुनिक इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और हमेशा यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन से एग्ज़ाम? तो कोई भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव ले लीजिए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी जो स्टेट के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इसको ले रहे हैं और आपको बताएंगे कि हम इसके जो है कई वीडियोस लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे वीडियो हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिल्कुल कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे और यह हमारा आज का जो है फर्स्ट लेक्चर रहेगा। चलिए, तो बंगाल के गवर्नर के बारे में बताने से पहले हम एक भूमिका बनाना चाहेंगे आपके दिमाग में कि किस प्रकार से और क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हम अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने भारत के हितों को प्रभावित किया। हम जानते हैं कि हमारे भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए और अगर हम व्यापार के दृष्टिकोण से भी बात करें तो मध्य एशियाई यूरोप के देशों के साथ भारत के व्यापार होते थे। तो एक समय ऐसा आया था जब इटली ने जो है पूर्व अर्थात जो पूर्व के इटली के पूर्व की दिशा में जो भी देश आते हैं, चीन, भारत या अन्य देश, उससे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। और इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए जो यूरोप के दूसरे कंट्रीज थे, पुर्तगाल, स्पेन, इनमें होड़ मची रहती थी कि हम एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग खोजेंगे और पूर्व स्पेशली भारत, इंडिया जाएंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सुन रखा था कि काफ़ी धन संपदा यहाँ पर मौजूद है। और इसी क्रम में जो एक पुर्तगाल नागरिक था जिसको हम बोलते हैं वास्को डी गामा, ये जो है 17 मई जो 1498 को कालीकट केरल पर पहुंचा। ठीक है, फिर से हम बताना चाहेंगे 17 मई 1498 को ये कालीकट केरल पर के तट पर पहुंचा और यहाँ से ये मसाले और अन्य वस्तुओं लेकर इसने यूरोप में बेचा, काफ़ी लाभ अर्जित किया। इसी प्रकार से वहाँ से जो है भारत आने की होड़ मच गई। और जब पुर्तगाली आए, इसके बाद जो है डच आए, डच के बाद अंग्रेज़ आए, फिर डैनिश आए, देन फिर फ्रांसीसी आए। तो ये क्रम चलता रहा। सभी लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने राजनीतिक हित साधना शुरू कर दिया। उस समय भारत में मुगलों का शासन लगभग जो है स्टार्ट हो चुका था। पुर्तगाल, हम अंग्रेज़ों की बात करें, मुगलों का शासन चल रहा था। इनफैक्ट मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था और भारत कई छोटे छोटे राजाओं के क्रम में जो है बटा हुआ था और जो भारतीय राजा थे वो भी आपस में अपने हितों के लिए लड़ते रहते थे। तो इसका फ़ायदा पूर्ण रूप से विदेशियों को हुआ। अब जब अंग्रेज़ व्यापार के थ्रू धीरे धीरे प्रशासनिक क्रम में आए तो हम बात करते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध की। यह युद्ध जो था काफ़ी निर्णायक साबित हुआ अंग्रेज़ों को प्रशासनिक दायरे में पूर्ण रूप से लाने की दिशा में। 1757 का जो युद्ध है हम इसके बारे में बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये जो है बंगाल के जो उस समय नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और इससे इन्होंने वहाँ के जो है कुछ राइट्स प्राप्त कर लिए। और बाद में जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में इन्होंने जो है राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया कुछ पर्टिकुलर एरिया में। अब राजस्व मतलब कि आप सब जानते होंगे कि उसी से ही सब कुछ कंट्रोल होता है और धीरे धीरे प्रशासनिक क्रम में आ गए। जब इन्होंने प्रशासनिक क्रम में अपना जो है वर्चस्व स्थापित किया तो जो ब्रिटेन था वहाँ से भारत के पर्टिकुलर क्षेत्र में एक हेड नियुक्त किया जाता था जिसको हम गवर्नर कहते थे। तो ऐसे ही उस समय की जो मेन 3 प्रेसिडेंसी थी, एक था बंगाल, फिर मद्रास और
बम्बई, उस समय हम इसे बम्बई कहते थे। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर अंग्रेज नियुक्त होते थे और उनके गवर्नर की जो है नियुक्त होते थे वहाँ पर। लेकिन हम बंगाल के ही गवर्नर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को भी बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। तो हम कायदे से कहें कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का राज था या उनके अधीन उन्होंने क्षेत्र जीत लिए थे, वहाँ पर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो हेड था, जैसे हम आज के पीएम जो है हम प्रेसिडेंट की या हम जो है प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इक्विवेलेंट बंगाल का प्रमुख वही होता था। तो इसीलिए हम जो है बंगाल के गवर्नर से शुरुआत कर रहे हैं, मद्रास और बम्बई के हम गवर्नर नहीं पढ़ेंगे। और कहीं पे जनरली बुक्स में इनके बारे में इतना होता भी नहीं है, क्योंकि बंगाल ही सबसे जो है सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया था। चलिए, तो हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग, हम यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर है इसको आपको कुछ पार्ट्स में पढ़ाएंगे। तो अभी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की, जो कि 1773 के पहले के हैं, क्योंकि इस समय परिस्थितियां अलग थी। जो है मद्रास, बम्बई, बंगाल में अपने अपने गवर्नर होते थे। तो हम बंगाल के पहले गवर्नर पढ़ लेते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का नाम आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका अपना जो दायरा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है और इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया जाता है। तो हम 1773 के पहले के क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, हम 1773 के पहले के क्रम में पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से गवर्नर नियुक्त हुए हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव आए हैं, क्योंकि हमें पता है 1757 को जब प्लासी का युद्ध जीत लिया गया था तो इन्होंने बंगाल में अपनी कठपुतली नवाब को बिठा दिया था। तो समझ लीजिए 1757 से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर रहे। देन ये फिर 1765 से 67 में फिर बने। तो आपको टोटल 6 नाम याद रखना है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेंसीटाट, रॉबर्ट क्लाइव, अगेन हमने यहाँ पर भी लिखा और उसको सीक्वेंस में भी लिखा है। तो रॉबर्ट क्लाइव, बरेलास्ट, कटियार और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये क्रमशः, वॉरेन हेस्टिंग्स को तो हम बंगाल के गवर्नर जनरल में भी पढ़ेंगे। तो आपको 6 नाम याद रखना है बंगाल के गवर्नर के तौर पर: रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेंसीटाट, रॉबर्ट क्लाइव, बरेलास्ट, कटियार, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इनका जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये भी हमें याद होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका ईयर भी याद रखना, 1757 से 1760 तक रहा, फिर 5 सालों के लिए वेंसीटाट रहा, 65 से 67 तक रॉबर्ट क्लाइव हुआ, फिर 67 से 69 तक जो है, 67 से 69 तक जो है बरेलास्ट रहा, 69 से 72 तक कटियार रहा, देन 72 से 74 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो फिर बाद में इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हम वो गवर्नर जनरल के पद में इसको बाद में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव एक काफ़ी सफल गवर्नर साबित हुआ और गवर्नर बनने से पूर्व उसने कई अपनी कूटनीतिक तरीके से अंग्रेज़ों की जीत दर्ज की। हमने जो है पढ़ा है आंग्ल फ्रांस युद्ध, अर्थात जब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय भी रॉबर्ट क्लाइव ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इनके डिसीजन काफ़ी सफल साबित हुए थे, अंग्रेज़ों के पक्ष में हुए थे। तो अपनी चतुरता के दम पर शीघ्र ही इसे रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया और साथ में ही इसने प्लासी के युद्ध का जिस प्रकार से नेतृत्व किया था और बंगाल पर अपना कठपुतली जो हम कहें नवाब नियुक्त किया था, तो ये जो है गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। तो आपको ध्यान रखना है बंगाल का प्रथम गवर्नर था, इसके पहले अंग्रेज पूर्ण रूप से प्रशासनिक इसमें नहीं आए थे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हमें याद रखना है, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की। द्वैध शासन का ये अर्थ है कि जो भी बंगाल उसके एरिया में जितने भी क्षेत्र आता था उससे राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले जो है कंपनी के अधीन थे, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव के अधीन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। और शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। नवाब खुश, भैया कि हम तो किसकी हेल्प से नवाब बने, हम तो अंग्रेज़ों की हेल्प से नवाब बने, हमको शासन करने को मिल रहा है, वही काफ़ी है। लेकिन जो मुख्य
3 मुद्दे थे, अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर किसी भी देश की जो है तरक्की निर्भर करती है, अर्थव्यवस्था हम इस जिसे कहें, और सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले तो मुख्य जो है इन्होंने अंग्रेज़ों ने ले लिए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये करा। फिर देन इनके बाद क्या करा इसने, और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में जब 1764 में हुआ था बंगाल का बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद इसने जो मुगल साम्राज्य के उस समय जो वो था शाह आलम, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो शाह आलम द्वितीय था, जो कि वो दिल्ली जो कि उस समय का नवाब था दिल्ली का, तो शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसने क्या करा, कंपनी के संरक्षण में ले लिया। और ये काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट जो है स्टेप था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए इसने मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया और बिहार के लिए जो है राजा सिताब राय को नियुक्त किया। और जब रॉबर्ट क्लाइव अपना प्रशासन चला रहा था तो इसके टाइम पर एक विद्रोह हुआ था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही इसके विरुद्ध किया गया था, ये याद रखना है हमें। कंपनी के लोगों का इसने जो दोहरा भत्ता था उसको बंद कर दिया था। किसने? इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा भत्ता जो है बंद कर दिया था। और बंगाल बिहार की सीमा के बाहर काम करने पर जो है भत्ता नहीं दिया जाता था, भत्ता जो है नहीं दिया जाता था। तो क्या हुआ, 1766 की एक घटना है। इससे क्या हुआ कि मुंगेर व इलाहाबाद के अंग्रेज अधिकारी ने स्थानीय को अधिकारियों ने इस आज्ञा को मानने से क्या करा, इनकार कर दिया। इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। चूंकि ये विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही किया गया था, इसलिए इसे श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया, जो कि हमें याद रखना है। हालांकि बाद में फिर इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें खत्म कर दी गई थी। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके बारे में बर्क ने कहा है, क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है। अब ये जो सेंटेंस होते हैं अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि रॉबर्ट बड़ी बड़ी नींव रखने वाला है, तो ये बर्क ने कहा था, इसलिए याद रखना है। पर्सिवल स्पीयर ने इसके बारे में कहा, इसे भविष्य का अग्रदूत कहा। किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। विलियम पीट ने स्वर्ग में जन्मे सेनापति की इसे संज्ञा दी। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और इसी के टाइम पे जो है 1760 में ब्लैक हॉल की घटना घटित हुई थी। ये 1756 है, एक्चुअल में 1760 नहीं है, ठीक है। तो 1756 को, कौन सी डेट को? 20 जून 1756 को इसी के समय में एक घटना हुई थी, जब हालांकि ये बंगाल का गवर्नर नहीं बना था, 57 में बनाया था प्लासी के युद्ध के दौरान, जिसे ब्लैक होल की घटना का नाम दिया गया। इस घटना में क्या हुआ था कि जो ये कालखोटरी की त्रासदी भी कहा जाता है, इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब जो सिराजुद्दौला था, जो कि बंगाल का नवाब था, उसने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज अधिकारियों को, कितने को? 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। और अगले ही सुबह सब मर गए, केवल 23 लोग जो है जिंदा बचे थे, जिसको ब्लैक होल की घटना कहा गया था। अब हम इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड वेंसीटाट की। तो लॉर्ड वेंसीटाट के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसका शासनकाल का टाइम पीरियड हम देख चुके हैं कि 1760 से 1765 के बीच रहा था। इसके बाद आता है कटियार। वेंसीटाट के बाद हमें पता है फिर से रॉबर्ट क्लाइव आया था, उसके बाद काटियार आया था। काटियार के टाइम की महत्वपूर्ण घटना हमें याद रखनी है कि आधुनिक भारत का पहला अकाल जो पड़ा था, उस समय के जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर था काटियार, उसके समय में पड़ा था। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। हम बता चुके हैं आपको कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय बंगाल में द्वैध शासन की पद्धति को समाप्त कर दिया गया था, और जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, और गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। द्वैध शासन समाप्त हो गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी बंगाल के गवर्नर के बारे में। क्यों
अब इसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो बिल्कुल अब इसी सीरीज में हम बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर आएगा। काफ़ी डिटेल वीडियो है रहेगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर